Now I'm gonna tell you gravitational field due to सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर। पहले होलो स्फीयर की वजह से बता देता हूं बेटा। होलो स्फीयर की वजह से, डिस्क की वजह से भी तुम निकाल सकते हो ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। रॉड की वजह से भी निकाल सकते हो, ठीक है, रॉड की वजह से भी निकाल सकते हो। इनफाइनाइट रॉड में भी ऐसे एलिमेंट लेके हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। जैसे मान लो ये इनफाइनाइट मैसिव रॉड है जिसकी मास डेंसिटी लैम्डा है, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इस तरफ आएगा, है ना। उसमें भी क्या करेंगे, एलिमेंट ले लेंगे। यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीएम मास का, जिसकी लेंथ है डीएल, जिसकी लेंथ कितनी है डीएल। यहां से फाई एंगल पे, है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लिया तुमने, और फिर इस फाई को इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। ये एंगल्स आपको पता होने चाहिए, फाई 2 और फाई 1 पता हो जाएंगे, है ना। ये तो हो गया फाइनाइट रॉड के लिए। अब इनफाइनाइट के लिए फाई 2 फाई 1 की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी भाई। ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंड, अगर ये रॉड इनफाइनाइट हो गई तो ये वाला एंड कहां जाके मिलेगा, नीचे वाला। अरे बिल्कुल ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। और ये एंगल, ये वाला एंगल बढ़ते 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 कितना हो जाएगा, 90 90 90 90, यहां से यहां तक 90। और ऊपर वाला एंगल भी अगर ये इनफाइनाइट होती गई तो बढ़ते 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 कितना हो जाएगा, 90। तो फाई 1 फाई 2 की वैल्यू 90 90 ले लोगे अगर इनफाइनाइट हो। तो एक तो तरीका है ये, एक तो तरीका क्या है। दूसरा, 2g लैम्डा बाय आर, ये आ जाएगा 2g लैम्डा बाय आर। और ये आर क्या है, आर ये वाला डिस्टेंस है। स्मॉल आर भी डिस्टेंस ही है, और कैपिटल आर बस हम रेडियस के लिए ले लेते हैं। इज दैट क्लियर। तो ये तो हो गया इनफाइनाइट वायर के केस में। खैर ये सब वैल्यूज आपके मॉड्यूल में दी होंगी, ये सब आप याद कर लेना। मैं मेन करा रहा हूं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर है उसकी वजह से आ जाएगी, ठीक है बेटा। ओके, सो आई एम रबिंग इट। सो होलोस्फीयर की वजह से, तो देखिए मैं यहाँ पे एक होलोस्फीयर बना रहा हूं और उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे हम लोग। ये है बेटा होलोस्फीयर, गॉट इट। ये इसका सेंटर है। अगर हम लोग यहां ग्राफ भी बनाएंगे, और मैं अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की बजाय डायरेक्ट वैल्यूज बताना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मास m है, रेडियस r है, इसकी कैपिटल R रेडियस है इसकी। इसके अंदर किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा बेटा। जैसे मैंने अंदर कोई भी पॉइंट मान लिया A, क्या इसके अंदर कोई मास है तो ग्रेविटेशनल फील्ड 0। यानी अगर हम टेस्ट करने के लिए यहां कोई पार्टिकल रखेंगे तो इस होलोस्फीयर का हर एलिमेंट उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा बेटा उस पे, 0। इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड यहां क्या है, होलोस्फीयर के अंदर 0 है। अरे बोलो हाँ ना। सो ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए, पहले इनसाइड के लिए बता रहे हैं, इनसाइड यानी आई ए बेटा वो हो जाएगा 0, ठीक है। फिर सरफेस के लिए बेटा, सरफेस के ऊपर अगर कोई पॉइंट हो तो उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना आ जाएगा, यानी पॉइंट बी पे, बी पॉइंट सरफेस के ऊपर है। तो ये मान लो ये एम मास उसके अंदर है, इसको पॉइंट पार्टिकल की तरह अज्यूम करो, पॉइंट साइज की तरह अज्यूम करो कि एक पार्टिकल है जिसका मास है कैपिटल एम, और उससे कैपिटल आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट है जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। बोलो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, जी बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो सरफेस पे यानी कि बी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा जीएम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, जीएम बाई कैपिटल आर। क्लियर है ये बी पॉइंट पे। अब सी पॉइंट है बाहर और उसका डिस्टेंस है स्मॉल आर,
मैंने उसका डिस्टेंस स्मॉल आर ले लिया। कैपिटल आर तो सिर्फ यहां तक का डिस्टेंस है ना बेटा, रेडियस। तो अब बताओ, अगर मैं यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालूंगा, यानी सी पॉइंट पे अगर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालूंगा, सी पॉइंट कहां है, बाहर है। क्लियर हो गई यार ये तक, यहां तक बात। सी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालूंगा तो इसको पॉइंट मास की तरह लूंगा। कितने डिस्टेंस पे रखा, वो स्मॉल आर। यस, यानी आउटसाइड के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा, GM बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, और ये भी बता दूं आप लोगों को कि यहां वैल्यू क्या क्या है बेटा। स्मॉल आर की वैल्यू यहां क्या थी, ग्रेटर देन कैपिटल आर। इसके लिए स्मॉल आर की वैल्यू क्या थी, इक्वल टू कैपिटल आर। और इसके लिए स्मॉल आर की वैल्यू क्या थी, हाँ, लेस देन कैपिटल आर। क्लियर है यहां तक? जी बेटा, ए पॉइंट अंदर लाई कर रहा है। अब आप सोचो, अंदर कोई मास तो नहीं है ना, तो हर पार्टिकल, हर बाउंड्री का छोटा सा पार्टिकल उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, और हर छोटा पार्टिकल अपनी अपनी डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या आ जाएगी। इसलिए नेट फोर्स 0 है, इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड भी उस पर 0 होगा अंदर वाले पार्टिकल। होलोस्फीयर है क्योंकि अंदर मास नहीं है उसके। जी, पॉइंट साइज मान के इस होलोस्फीयर को मैंने पॉइंट साइज पार्टिकल की तरह। तो बेटा, जब पार्टिकल, जब पॉइंट यहां है, तो उस पॉइंट की सेंटर से दूरी क्या है, कैपिटल आर। और जब पॉइंट बाहर है तो पॉइंट से सेंटर की दूरी क्या है, स्मॉल आर। तो इसलिए यहां पे मैंने स्मॉल आर किया है और यहां मैंने कैपिटल आर। वो इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पे स्मॉल आर की वैल्यू हमें पता है कि स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से तो बड़ी है। स्मॉल आर मेरा एक जनरल डिस्टेंस होता है किसी पॉइंट का, है ना। तो इसमें सी पॉइंट का जो जनरल डिस्टेंस है वो सर इसकी रेडियस से बड़ा है ना। और बी पॉइंट का जो जनरल डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर ही है। और ए पॉइंट का जो जनरल डिस्टेंस है, स्मॉल आर इज अ जनरल डिस्टेंस। ठीक है, स्मॉल आर इज अ जनरल डिस्टेंस, जो किसी पॉइंट का और सेंटर के बीच का डिस्टेंस है ना। हाँ बिल्कुल, यहां स्मॉल आर की वैल्यू अलग है, यहां स्मॉल आर अलग है और यहां स्मॉल आर अलग है। बेटा स्मॉल आर एक जनरल डिस्टेंस है, जैसे एक्स की वैल्यू यहां इस इनके लिए अलग, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग। ठीक है, खैर बेटा, अब देखो क्यों अलग अलग नहीं लिया, R1 R2 R3 क्यों अलग अलग नहीं लिया, क्योंकि हम जो ग्राफ बनाएंगे ना वो वर्सेस डिस्टेंस बनाएंगे, कि यहाँ सेंटर से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और उस डिस्टेंस का हम कोई तो नाम रखेंगे ना। जैसे एक्सिस, जैसे एक्स एक्सिस है उसके ऊपर कोऑर्डिनेट तो अलग अलग है ना, कि यहाँ एक्स की वैल्यू 1, यहाँ एक्स की वैल्यू, यहाँ एक्स की वैल्यू, आगे एक्स की वैल्यू, आगे ऐसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन ये सारे एक्स ही है ना, है ना। बस इसीलिए मैंने इस डायरेक्शन में इंक्रीज होने वाले डिस्टेंस को आर लिख दिया, जनरल डिस्टेंस। ओके, तो ये बताओ, अगर पॉइंट अंदर लाई कर रहा है तो आर, उसके लिए डिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। पॉइंट सरफेस पे लाई कर रहा है तो उसके लिए डिस्टेंस की वैल्यू बराबर हो जाएगी, इक्वल टू आर हो जाएगी। और पॉइंट बाहर लाई कर रहा है तो उसके लिए आर की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल आर हो जाएगी। बेटा अगर आप बीच में 10 सेकंड के लिए लॉस हो गए ना, कुछ और सोचने लगते, मैं कसम से कह रहा हूँ, आप समझ में नहीं आएगा, आपको ध्यान भटक जाएगा, आप लोग लॉस हो जाओगे, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा क्लास में चल क्या रहा। और ऐसा ही होता है ना, बीच में 10 सेकंड के लिए लॉस मत हो। तो अब बताओ मुझे, अब बताओ मुझे कि यहां इस जगह पे, इस रीजन में तो बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, पहले ही बता दिया मैंने, है या नहीं है। तो यहां तक तो कोई वैल्यू नहीं आएगी जब तक स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर ना हो जाए, कैपिटल आर। फिर जैसे ही कैपिटल आर हुई एकदम से वैल्यू ये हो जाएगी, यानी ये। और फिर डिस्टेंस अगर बढ़ता रहेगा, अरे तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू तो घटती रहेगी ना, तो इसलिए वैल्यू इसके बाद ग्राफ ऐसा आएगा, यानी ये ग्राफ सिर्फ इतना ही है,
बेटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, ये पैराबोलिक ग्राफ है ना, पैराबोलिक है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ना, ऐसे तो स्ट्रेट लाइन होता, ऐसे तो वो इक्वेशन वो बनती y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ऐसी कोई इक्वेशन है ही नहीं, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 1, ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है, ऐसी कोई इक्वेशन है क्या? नहीं बट प्लीज बस नहीं होगा ये देखो ना, ये आया तो उसके बाद अभी फाइल ये आया उसमें उसके बाद हाँ और फिर इसको कभी सारी कुछ ऐसे हो लगाएंगे ठीक है लाइट ऑन करेंगे 2 मिनट चल जाएगा। यस बेटा हो गया क्या? ऐसे ही एक बार सॉलिड स्फीयर का और देखो, ग्राफ भी बताऊंगा और वैल्यूज भी बताऊंगा। तो फॉर सॉलिड स्फीयर बेटा ये है सॉलिड स्फीयर, क्या है ये? सॉलिड स्फीयर जिसका मास m है, रेडियस r है, उसके अंदर किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, और यहां थोड़ी सी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। आउटसाइड के लिए वही सेम एक्सप्रेशन, बी पॉइंट के लिए सेम एक्सप्रेशन, सी पॉइंट के लिए सेम एक्सप्रेशन आएगा, लेकिन अंदर के लिए डिफरेंट एक्सप्रेशन आएगा। तो मैं इनसाइड के लिए अभी तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन ही लिख रहा हूं, इनसाइड के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा G कैपिटल M स्मॉल r बाय कैपिटल R क्यूब। सरफेस के लिए GM बाय कैपिटल R स्क्वायर, और आउटसाइड के लिए GM बाय स्मॉल r स्क्वायर। क्लियर है? अब अंदर के लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यों आया बेटा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इसमें आएगा स्ट्रेट लाइन। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी y इज इक्वल्स टू mx। आ गया ना वही इक्वेशन? तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा या नहीं बनेगा? तो इसमें जो ग्राफ बनेगा वो मैं बना देता हूं यहां पे। तो जब तक पॉइंट अंदर है स्ट्रेट लाइन, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ता जाएगा, सरफेस पे सबसे मैक्सिमम होगा और फिर घटता जाएगा, तो ये होगा सॉलिड स्फीयर में। ठीक है, आगे मैं ये बता दूं ये ग्राफ कहां यूज होगा। जैसे अर्थ को जब हम एक सॉलिड स्फीयर की तरह जूम करेंगे, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ के अंदर ऐसे बढ़ेगा, सेंटर से जब हम सरफेस की तरफ आएंगे तो बढ़ता जाएगा, सरफेस पे सबसे मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, और फिर सरफेस से ऊपर की तरफ हम जाते जाएंगे, अर्थ से सरफेस से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ता है। अब तुम्हें मैं बताऊं, तुम टनल खोद लेना अर्थ के अंदर, जैसे जैसे तुम सेंटर की तरफ जाते जाओगे, यहां सरफेस से सेंटर की तरफ जाते जाओगे, ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। हाँ बस। और जब आप सरफेस से ऊपर की तरफ जाओगे तब भी घटेगा। तो चलो इसको फिर आगे बाद में करते हैं। सो डन।